हेलो स्टूडेंट्स, तो 4 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है आपके पास। एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर 101 एंड 104 बिलोंग्स रिस्पेक्टिवली। तो मतलब आपको ये बताना है कि पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशंस क्या है 101 एटॉमिक नंबर और 104 एटॉमिक नंबर के लिए। ठीक है, तो इसके लिए ये एक तो हम वो फॉर्मूलेबाजी करके भी लगा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन जो 104 एंड 101 की अगर आप बात करें तो आप याद करिए लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज। लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज की अगर आप बात करें तो देखो ये आपके पास एस ब्लॉक होता है, फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप, देन डी ब्लॉक आता है और डी ब्लॉक में आपके थर्ड ग्रुप में ही क्या होता है, यहाँ लेंथेनम होता है, यहाँ एक्टिनम होता है 6 एंड 7 पीरियड में। अब लेंथेनम में यहाँ पे लेंथेनाइड सीरीज होती है और एक्टिनम की बात क्या होती है, एक्टिनाइड सीरीज। तो ये फोर्थ ग्रुप हो जाएगा, ये 1 2 है। अब देखो लेंथेनाइड सीरीज जो होती है, ठीक है, इसमें क्या क्या आते हैं लेंथेनाइड सीरीज, ठीक है। सो लेंथेनॉइड सीरीज में आपके पास कहां से कहां तक आते हैं, सीरियम से लेके ल्यूटेटियम तक, सीरियम टू ल्यूटेटियम जो होता है कितना 58 से ल्यूटेटियम Lu71 तक। ये हमें याद होना चाहिए, ठीक है। हम लोग स्टार्ट में जब पीरियड पढ़ते हैं तो ये बता देते हैं कि बच्चे इनको आप याद कर लें, क्योंकि अगर ये याद होगा तो काफ़ी कुछ क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो जाते हैं। इस तरह के आने वाले क्वेश्चंस काफ़ी हमारे क्या हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। दूसरा आपकी एक्टिनॉइड सीरीज है। एक्टिनॉइड सीरीज की अगर आप बात करें तो इसमें कौन कौन आता है, कहाँ से कहाँ तक आते हैं, तो इसमें थोरियम आपका 90 एटॉमिक नंबर से 103 एटॉमिक नंबर, ठीक है। थोरियम 92, लॉरेंशियम 103 एटॉमिक नंबर तक होता है। तो ये आपकी लेंथेनाइड सीरीज एंड एक्टिनाइड सीरीज है। अब आपसे देखो पूछा क्या गया है 101। अब 101 तो ऑब्वियसली लेंथेनाइड सीरीज में ही आएगा, और लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज दोनों ही किस ग्रुप में से बिलोंग करती हैं, आपके थर्ड ग्रुप से बिलोंग करती हैं, ठीक है। देन उसके बाद 104, तो एक्टिनाइड के जस्ट अगले वाले ग्रुप में 104 होगा और यहां पे होता है हाफनियम। हाफनियम का एटॉमिक नंबर क्या आएगा आपका 104। मतलब ये जरूरी नहीं कि आपको ये पता हो कि हाफनियम है कौन सा एटम है, बट हम ये तो पता है ना कि एक्टिनाइड सीरीज में 103 तक आता है, तो उसके जस्ट अगले वाले ग्रुप में, और एक्टिनाइड सीरीज थर्ड ग्रुप में प्रेजेंट है, तो जस्ट अगला ग्रुप जो होगा वो फोर्थ ग्रुप होगा, तो उसमें 104 आपका कहां जाएगा, फोर्थ ग्रुप में जाएगा। इसका मतलब है कि 101 आपका थर्ड ग्रुप में है एक्टिनाइड सीरीज में, ठीक है, और 104 जो है वो फोर्थ ग्रुप में आएगा। अब देख लो आपके पास क्या क्या है। पहला है एक्टिनाइड्स एंड ग्रुप 4, यही सही है आपका। दूसरा क्या है, एक्टिनाइड्स एंड ग्रुप 6 गलत हो गया, ग्रुप 11, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो पहला ही स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, पोजीशन इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सरफेस केमिस्ट्री से, हर एक सेप्ट में आपका सरफेस केमिस्ट्री से एक नया क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो सरफेस केमिस्ट्री आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये जो क्वेश्चन आया है ये उस टेबल से है जो स्टार्टिंग में ही हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलाइड्स की बात की थी, और उसमें आपके पास जो पूरी की पूरी टेबल थी टाइप्स ऑफ कोलाइड्स, ये आपके टाइप्स ऑफ कोलाइड्स की लिस्ट है, और उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमें मैच कराने हैं, ठीक है। तो वो ये पूरी मेमोरेबल है, हमें याद करनी है, याद अगर है तो ठीक है, अदरवाइज इस तरह से तो इसमें कोई वो मतलब कंसेप्ट नहीं है, याद करने वाला ही है पूरा। देखो फॉर्म क्या होता है, फॉर्म किस तरह का कोलाइड है। फॉर्म जो होता है, फॉर्म आपका एयर इन लिक्विड होती है, ठीक है। सो फॉर्म आपका एयर इन लिक्विड है, जैसे जस्ट लाइक कि फ्रॉथ है या झाग बनता है, तो इसका फ्रॉथ हो जाएगा, ठीक है। जेल क्या है, जेल हमारा होता है लिक्विड इन सॉलिड टाइप ऑफ कोलाइड। तो जेल लिक्विड टाइप ऑफ कोलाइड मतलब जेली टाइप, ओके, तो इसका क्या हो जाएगा, जेली। एरोसॉल तो अपन ने बहुत कॉमन टर्म में सुना भी होगा, जो आपके एयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। आप कह सकते हैं कि सॉलिड इन एयर टाइप ऑफ कोलाइड है, सो एरोसॉल हो गया, यानी इसमें क्या आ जाएगा, स्मोक टाइप आ जाएगा, स्मोक ही हो गया, ठीक है।
इमल्सन, इमल्सन तो आप ये मोस्ट फेमस एग्जांपल है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। इमल्सन आपका मिल्क एक एग्जांपल है इसका। और इमल्सन दूसरा आप कैसे पता कर सकते हो, कभी आपने इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया हो, आप हाथ गीले अगर आपके हाथ हैं, आप उस पर थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लेंगे और उसको रब करिए, तो जो व्हाइट पेस्ट सा बनता है वो इमल्सन ही होता है, लिक्विड इन लिक्विड व्हाइट टाइप लाइफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इमल्सन ये मिल्क है। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है, पहला ही आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। पहले का 3rd है, बी का 4th है, सी का 1 एंड डी का 6। तो इस तरह से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूरा याद करने वाला था, वो टेबल हमें क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नाउ एक और बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ऑक्साइड फॉर्मेशन की बात की गई है, फर्स्ट ग्रुप ऑफ एलिमेंट। देखिए इसमें आपका ये एनसीईआरटी में लाइन पैराग्राफ दिया गया है। अगर आप लिथियम की रिएक्शन कराते हो O2 से एक्सेस में, ठीक है ना, यहाँ एक्सेस की बात कर रहे हैं, तो क्या बनता है, लिथियम का ऑक्साइड बनता है, ठीक है। लिथियम जो है वो ऑक्साइड बनाता है मेजरली। सोडियम जो होता है वो जब एक्सेस ऑफ O2 से रिएक्शन करेगा तो क्या कर बनता है, यहाँ पे सोडियम का आपका परऑक्साइड फॉर्म होता है NaO। और पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम जब आप इनकी रिएक्शन कराते हो, इसको हम लिख देते हैं O2 इन एक्सेस में, तो इनके क्या बनते हैं बेटा बताओ, इनके बनते हैं सुपर ऑक्साइड MO2 लाइक, ठीक है। दीज आर, तो ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड बनाता है, सोडियम परऑक्साइड फॉर्म करता है, और जो आपके पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम हैं ये क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। इस तरह से आपका फॉर्म होता है। देख लो, अब आपसे ये पूछा गया कि क्या क्या बनेगा, तो हीटिंग की ऑक्सीजन के साथ, तो लिथियम का ऑक्साइड बनेगा, सब में है। सोडियम का क्या बनेगा आपका Na2O2, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपका परऑक्साइड। देन जो पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम है इनके क्या बनेंगे, सुपर ऑक्साइड। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें लिथियम का ऑक्साइड है, सोडियम का परऑक्साइड है, एंड आपका जो पोटेशियम है उसका सुपर ऑक्साइड है, ठीक है, लाइक दिस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग द फॉलोइंग पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ आइडेंटिफाई करेक्ट ऑप्शन। ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं नए तरीके से पूछने की उन्होंने कोशिश की है, ठीक है। फिलहाल ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम देखने को मिलते हैं। देखो इसमें क्या है, आपके पास पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम दिया है। आप जानते हैं कि जैसे अगर पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम जो होता है नॉर्मली जो हम लोग पढ़ते हैं, उसमें आपका इस तरह से बात करते हैं, और यहाँ पे जो मिनिमम आपका डेप्थ होता है, ये मिनिमम डेप्थ आपकी जो होती है यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं कि हमारा यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हुआ है, और ये R है, तो यानी 2 एटम्स के बीच में, मतलब ये ग्राफ खींचते कैसे हैं, बनाते कैसे हैं, तो हम क्या करते हैं, एक एटम को कहाँ रख देते हैं, ओरिजिन पर रखते हैं, दूसरे एटम को इन्फिनिटी से क्या करते हैं, इसको पास लाते हैं। इसके जैसे जैसे पास आता है इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते हैं, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से इसकी एनर्जी क्या होती है, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एनर्जी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। तो कब तक, जब तक कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन जब बराबर हो जाते हैं, उस समय हमारी एनर्जी क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है, बॉन्ड बनते हैं यहाँ पे, मतलब ये आपका मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी वाली कंडीशन यहाँ पे फॉर्म होती है, ठीक है। तो यही कंडीशन, और ये जो डिस्टेंस होगी अब दोनों एटम्स के बीच की, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ कह देंगे, ठीक है ना। ये क्या होगी, बॉन्ड लेंथ, ठीक। तो ये बॉन्ड लेंथ है, और यहाँ पे मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी है। अब जिस भी बॉन्ड में ये पोटेंशियल एनर्जी इतनी कम होगी, हमारा वो बॉन्ड उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, ऑब्वियसली, क्योंकि हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जितनी ज़्यादा कम होगी, स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है। तो इस वजह से हमारा बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अब देखो आपके पास ग्राफ है AA के बीच में, AB और AC एंड AD के बीच में, तो सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे है, AB के बीच में। जब AB के बीच में सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी है, इसका मतलब है कि AB बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें बॉन्ड की, ठीक है, तो देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ हम ग्राफ से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्राफ से बॉन्ड स्ट्रेंथ में आपका AB सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। उसके बाद कौन है पोटेंशियल एनर्जी, AA, ठीक है। तो सेकंड आपका क्या हो जाएगा, AA, फिर आपका क्या आएगा AC, एंड लास्ट में क्या आ जाएगा, AD। ये इस तरह से आपकी
बॉन्ड स्ट्रेंथ आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी के बेसिस पे। पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी आपकी कम हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी कम है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी। इन्होंने एक टर्म और यहाँ पे डिफाइन किया इसके बेसिस पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बॉन्ड स्ट्रेंथ से कैसे रिलेट करते हैं, तो जनरली हम ये बोल देते हैं कि जो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं अगर उनमें एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस राइज होती है, इंक्रीज होता है, तो बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इस बेसिस पे हम ये रिलेट कर सकते हैं कि हमारा जो AB बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्गेस्ट है, देखो सब में ए कॉमन है, एक एटम, दूसरे एटम की वो बात कर रहे हैं, तो अगर AB बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किन किन के बीच में A, C, D और B की बात कर रहे हैं, तो B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, D की क्या होगी, सबसे कम हो जाएगी। लाइक इस तरह से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। अब देखो ऑप्शंस में क्या है, उन्होंने पूछा D हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना, अगर हाईएस्ट होती तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती, सबसे ज़्यादा हो जाती, यहाँ तो बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम है तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगी। देन AB हैज़ मोस्ट स्टिफ बॉन्ड, स्टिफ मतलब स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, तो AB सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, हाँ ये तो अभी हमने बात की है, तो इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट सही है। AD हैज़ मिनिमम बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ आपका ये ऑरिजिन से ये वाली जो डिस्टेंस है, ठीक है, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ तो आपकी क्या है, सबसे ज़्यादा है, उससे कम किसकी है, AC की, और उससे कम AB, और सबसे कम किसकी है, AA। तो बॉन्ड लेंथ यहाँ से सीधे सीधे ग्राफ से आप देख सकते हैं, तो बॉन्ड लेंथ यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम है। लास्ट है बॉन्ड लेंथ ऑफ AB बॉन्ड इज ग्रेटर देन AC, नो यहाँ पे देखो AB की कम है, AC की ज़्यादा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड वन इज आंसर। ठीक है, ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस से है। उन्होंने पूछा है कि जब हम लेड टू नाइट्रेट को हीट करेंगे तो ब्राउन गैस B रिलीज होगी। ठीक है, देन जब आप इस ब्राउन गैस की कूलिंग करेंगे तो आपको कलरलेस सॉलिड C मिलेगा। ठीक है, और उन्होंने एक और हिंट दिया है कि गैस B को जब आप रिएक्ट करोगे NO के साथ तो क्या होगा, ब्लू सॉलिड D फॉर्म होगा। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, D में ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है आपको N की। ठीक है, तो इसके लिए देखो सबसे पहले आप गर्म करते हैं इसको। अगर हम लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो ये सिंपल नाइट्रेट के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें आपको लेड नाइट्रेट के स्पेशल कैरेक्टर्स के बारे में बताते हैं कि जब इसको आप गर्म करते हो तो ये क्या बनाता है, PbO लेड का ऑक्साइड, एंड गैस फॉर्म करेगा NO2 जो कि आपकी ब्राउन कलर की गैस है। ठीक है, और यही आपका वो B गैस है जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं। ठीक है, ब्राउन गैस। देन उन्होंने कहा B को आपने क्या किया है, कूल किया है। ब्राउन गैस जो आपकी NO2 है ये एक और इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है, तो जैसे आप इसकी कूलिंग करेंगे ये डाइमराइज होने की टेंडेंसी रखता है, तुरंत डाइमराइज हो जाता है। तो NO2 को जब आप कूल करोगे, कूलिंग करोगे इसकी, तो बनेगा क्या, N2O4। N2O4 एक कलरलेस सॉलिड होता है। ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में यहाँ पे बन जाएगा। थर्ड उन्होंने बोला है कि अगर हम इस NO2 यानी ब्राउन गैस को किसके साथ रिएक्ट कराने जा रहे हो आप, NO के साथ। जब NO के साथ रिएक्शन कराओगे तो बनेगा क्या, ब्लू सॉलिड बनेगा, और वो क्या फॉर्म होता है, N2O3। ठीक है, दिस इज अ सॉलिड जो कि कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। ठीक है, सो अब पूछा क्या गया आपसे कि इसी D कंपाउंड जो आपका D बना है ना, ब्लू कलर का सॉलिड, इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात की है, तो आप फाइंड कर लीजिए कितना आएगा, ऑक्सीजन की -2 होगी तो नाइट्रोजन की कितनी जाएगी, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। क्लियर, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सेकेंड वन, दिस इज आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, ये आपका मेटलर्जी से क्वेश्चन है। ठीक है, अलग अलग प्रोसेस से आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है। देखो पहला स्टेटमेंट क्या है, इन मेटलर्जी ऑफ आयरन, आयरन की मेटलर्जी के बारे में बात कर रहा है वो, लाइमस्टोन इज कन्वर्टेड टू CO। अगर आपको ब्लास्ट फर्नेस की वो पूरी प्रोसेस याद हो तो कंबसन जहाँ पे होता था वहाँ पे क्या होता था, आपका जो CaCO3 लाइमस्टोन जिसको आप यहाँ पे यूज करते हो,
इसको जब गर्म करते हो तो ये क्या कन्वर्ट होता है पहले CO प्लस CO2 में। ये आपको पता है कि लाइमस्टोन जो होता है 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पे ये इस तरह से डिकम्पोज हो जाता है। जैसे ही CO2 बनता है, ये CO2 आपकी क्या होती थी, कोक के साथ, कार्बन के साथ रिएक्शन करके CO बनाता था, और ये CO गैस ऊपर जाके आयरन को क्या करता था, रिड्यूस करता था। ठीक है, जो आयरन का आपका कंपाउंड होता है। देन तो यहाँ पे पूछा क्या गया है कि लाइमस्टोन कन्वर्ट होता है किसमें, CO में। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि ये CO में कन्वर्ट, CO में कार्बन कैल्शियम के ऑक्साइड में क्या होता है, ये कन्वर्ट होता है। देन सेकेंड स्टेटमेंट है सिल्वर इज एक्सट्रैक्टेड एज एनाइनिक कॉम्प्लेक्स। सिल्वर की अगर हम बात करें, सिल्वर और गोल्ड जिसे हम साइनाइड प्रोसेस वगैरह से क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसमें होता क्या है, देखो आपका जो Ag है इम्प्योर फॉर्म में जो मिलता है, जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं किससे, साइनाइड से, सॉरी ये कौन सा क्वेश्चन है, 22 में भी करेक्शन है। ओके, जब हम सिल्वर की रिएक्शन कराते हैं NaCN से, तो आपका यहाँ पे एनाइनिक कॉम्प्लेक्स, सॉल्युबल एनाइनिक कॉम्प्लेक्स बनता है CN ट्वाइस। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स को जब आप इस कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट सिल्वर होती है, इसको फिर हम मोर रिएक्टिव मेटल से क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, तो हमें प्योर मेटल क्या होती है, मिल जाती है। ठीक है, तो क्या करते हैं सेकेंड स्टेप में, हम जो कॉम्प्लेक्स है इस कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल लाइक जिंक से करा देंगे, तो आपको क्या मिलेगा, Na2ZnCN4। ठीक है, और सिल्वर आपका क्या हो जाएगा, फिर से प्रेसिपिटेट हो जाएगा। मतलब किया क्या है आपने, देखो ये सिल्वर आपकी इम्प्योर फॉर्म में थी। ठीक है, आपने NaCN से रिएक्शन कराया तो पहले कॉम्प्लेक्स बना, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, एनाइनिक कॉम्प्लेक्स होता है। देखो अगर सोडियम को आप हटाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, सोडियम क्या है, प्लस है, तो एनाइनिक कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में ये क्या होता है, सॉल्युबल फॉर्म में बाहर आ जाता है, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं हम इसको। देन फिर हम क्या करते हैं, जस्ट इसको मेटल, अनदर मोर रिएक्टिव मेटल से रिप्लेस कर देते हैं। जैसे आप जिंक को डालते हैं तो सिल्वर क्या होता है, फिर से प्रेसिपिटेट हो जाता है प्योर फॉर्म में। क्लियर, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सिल्वर को एनाइनिक फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो ये भी ठीक है, एनाइनिक कॉम्प्लेक्स यहाँ पे फॉर्म होता है। ठीक, नाउ नेक्स्ट है आपका निकल इज प्यूरिफाइड बाई मोल्ड प्रोसेस। यस, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। तो ये प्यूरिफिकेशन से है। प्यूरिफिकेशन जब आप निकल का करते हो तो क्या करते हो, निकल को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ 4 मोल रिएक्शन कराते हो, तो एट 50 डिग्री सेल्सियस पहले क्या बनता है, इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। ठीक, निकल का कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। देन आप जब, और ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ये आपका इजीली वेपराइज हो जाता है। इसको आप कॉम्प्लेक्स को जब 250 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हो तो फिर से आपकी निकल इन प्योर फॉर्म में आपको वापस मिल जाती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड एज इट इज बाहर निकल जाता है, तो हम इसको रीयूज भी कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करते हो, दिस इज द मोल्ड प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ निकल। जब आपने निकल को दूसरे मेथड से पहले तो क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया निकल को उसके ओर से, फिर जब वो ओर से जो मेटल मिली, वो मेटल कभी भी 100% प्योर नहीं होती है जनरली। ठीक है, कुछ केसेस में छोड़ दो, तो उसको फिर हम प्यूरिफिकेशन के लिए अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग मेथड अप्लाई करते हैं, जो कि निकल में हम क्या करते हैं, मोल्ड प्रोसेस मेथड को यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आपका जिरकोनियम और टाइटेनियम है, इनको भी प्यूरिफाई करने के लिए एक प्रोसेस है जिसका नाम है वैन अर्केल प्रोसेस। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, देखो ये भी आपका सिंपल मेथड है, इसमें कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, जैसे टाइटेनियम है उसकी हम रिएक्शन कराते हैं आयोडीन के साथ, मतलब जो इम्प्योर वाला होगा तो वो आयोडीन के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, और आयोडीन के साथ जब रिएक्शन होगी Ti+2 आयोडीन, तो क्या बनाएगा, TiI4। ठीक है, ये इसको अगेन ये वेपराइजेबल है, इसको हम क्या कर लेंगे, वेपर्स में कन्वर्ट करके अलग इकट्ठा कर लेंगे। फिर से हम इसको पहले हीटिंग करते हैं इसकी कम टेम्परेचर पर, लो टेम्परेचर पर। लो टेम्परेचर पर कितना होता है, अप्रॉक्सीमेटली सर इसका टेम्परेचर कितना होता है, 250 से 1250। हाँ, सो इसको हम क्या करते हैं, पहले लो टेम्परेचर पर अप्रॉक्सीमेटली 250 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं, और जब ये फॉर्म हो गया, ये सेपरेट हो गया, देखो यहाँ पे ये जो टाइटेनियम था वो इम्प्योर फॉर्म में था,
तो केवल टाइटेनियम रिएक्शन करके बाहर निकल गया। अब इसको हमने क्या किया, इसके जो कंपाउंड है आयोडीन के साथ, इसको आप 1200 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करोगे तो फिर से आपको टाइटेनियम प्लस आयोडीन मिल जाएगा, और इस आयोडीन को फिर से हम रीयूज कर सकते हैं, वापस से इसी में क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। तो इस तरह से ये वन अर्कल प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग टाइटेनियम जिरकोनियम को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो आपके पास देखो स्टेटमेंट ये भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है, सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है, सही। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, फोर्थ आंसर आ जाएगा। क्लियर? ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इक्विलिब्रियम से, एंड इसमें पूछा है एट इक्विलिब्रियम फॉर अ रिएक्शन ए टू बी, आपको बताना है करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा ग्राफ का। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन से है। जैसा कि हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम, आप कहेंगे ए और बी के बीच में इक्विलिब्रियम कब एग्जिस्ट करेगा, तो आप बोलोगे कि जिस समय आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हमारा क्या हो जाएगा, मेंटेन। मतलब एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ठीक है, अब मान लो कि हमारे पास ए और बी, आपने ए से स्टार्ट किया, रिएक्शन को किससे स्टार्ट कर रहे हैं, ए से स्टार्ट कर रहे हो, तो ए मैक्सिमम है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब ए से बी में कन्वर्ट होने का जो रेट होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और बी इस समय 0 है तो उसका रेट क्या होगा, बी से ए में आने का रेट हो जाएगा एकदम मिनिमम, यानी 0, ना कि बराबर, कुछ है ही नहीं जब, तो कुछ नहीं। फिर जैसे ही ए बी में कन्वर्ट होगा तो ए की कंसंट्रेशन कम होना चालू होगी और बी की कंसंट्रेशन बढ़ना चालू होगी। तो जैसे जैसे ए की कंसंट्रेशन कम होगी, रेट ए से बी में जाने का क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और जैसे जैसे बी की कंसंट्रेशन इधर बढ़ रही है तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो बी से ए में आने का जो रेट होगा वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि फॉरवर्ड रिएक्शन ए से बी में जाने का रेट धीरे धीरे क्या होगा, कम होता जाएगा, और बी से ए में जाने का रेट धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, इस तरह से आप देखो, अगर रेट आपका फॉरवर्ड रिएक्शन का मैक्सिमम है इनिशियली और बैकवर्ड रिएक्शन का मिनिमम है, तो जैसे जैसे ए बी में कन्वर्ट हो जाएगा वैसे वैसे रेट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और फॉर बैकवर्ड का जो होगा वो रेट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि बी की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है। और एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, दोनों का रेट बराबर हो जाएगा। तो हम कहेंगे जहां पे आपका दोनों का रेट बराबर हो गया, ये कंडीशन आपकी कौन सी है, इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन है। तो बस यही आपको बताना है, अगर आपकी कौन सा आपका सही होगा तो सेकंड वाला आप देख लो, ये वाला आंसर क्या है, सही है, जिसमें रेट दोनों का क्या हो गया है, एट इक्विलिब्रियम बराबर हो गया है। ठीक है, लाइक दिस। नेक्स्ट देखो, ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच रीजन लाइंस ऑफ वार्मर सीरीज लाइज। अगेन ये क्वेश्चन भी आपका ये क्वेश्चन है एटॉमिक स्ट्रक्चर से, बट ये क्वेश्चन जस्ट आपको याद रखने वाला है, इसको हम याद रखते हैं। और इसमें देखो, जो आपका लाइमन सीरीज होती है, लाइमन सीरीज आपकी किस रीजन में एग्जिस्ट करती है, यूवी रीजन में, अल्ट्रावायलेट, इसकी मैक्सिमम लाइन जो होती है अल्ट्रावायलेट में जाती है। वार्मर सीरीज जो होती है, ये सीरीज आपकी जाती है विजुअल में। ठीक है, वार्मर सीरीज ही पहली सीरीज थी जो डिस्कवर हुई थी, क्योंकि ये विजुअल रीजन में थी तो इसकी लाइन्स इजीली विजुअल हो गई थी। देन इसके अलावा जितनी भी सीरीज होती हैं, लाइमन, वार्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फोन, हम्फ्री, सारी की सारी सीरीज जो होती हैं वो आपकी किस में जाती हैं, आईआर रीजन में, इंफ्रारेड रीजन में जाती हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि बताइए वार्मर सीरीज किस रीजन में, वार्मर सीरीज की जो लाइन्स है वो किस रीजन में आएंगी, तो वो आप क्या जाएंगी, विजुअल रीजन में। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट विजुअल रीजन। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो पूछा गया आपसे, फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू। आपसे पूछा गया कि इन स्टेटमेंट, जो दिए गए स्टेटमेंट्स हैं उनमें से आइडियल गैस के लिए, और वो भी कितना, 1 मोल आइडियल गैस के लिए कौन कौन से सही स्टेटमेंट हैं। ठीक है, देखो पहला स्टेटमेंट, ए स्टेटमेंट जो है दिया गया है, U एंड H डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर। आइडियल गैस को हम डिफाइन ही ऐसा करते हैं कि उसकी जो एनर्जी टर्म्स होते हैं दे ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी होती है वो केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी को ही कंसीडर करते हैं, और वो टेम्परेचर का क्या होता है, फंक्शन होता है। दैट्स वाई कि यहाँ पे U और H भी क्या होंगे, टेम्परेचर के फंक्शन होंगे, टेम्परेचर पर ही डिपेंड करेगा। क्लियर? बी ऑप्शन को अगर देखो तो मतलब ए ऑप्शन आपका सही है, बी को देखो जरा, कहा गया कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z कैन नॉट बी 1। ये तो हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि Z का जो या कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वर्सेस PV और
P क्या होता है, हमेशा 1 आता है, स्ट्रेट लाइन आता है, मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, ये 1 के बराबर होगी। ठीक है, तो ये तो इसका मतलब है स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। 1 होता तो सही था, इसने कहा कि 1 कैन नॉट बी 1, ये स्टेटमेंट गलत है। अगला देखो, फिर से इक्वेशन, मतलब ये भी आपका आइडियल गैस का एक स्टेटमेंट है, वो कहते हैं Cp माइनस CV इक्वल टू R होता है, तो सीधा सीधा स्टेटमेंट है। एंड लास्ट स्टेटमेंट है आपका जिसमें बोला गया है कि डेल्टा U इक्वल टू CV dt फॉर ऑल प्रोसेसेस। आप सो देखिए, डेल्टा U इक्वल टू होता है NCV dt। ओके, अब n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 मोल, सो डेल्टा U इक्वल टू क्या हो जाएगा, CV dt। ठीक है, तो यही तो है, क्योंकि n की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, 1 मोल आ गई। सो ये आपका कौन कौन सा होगा, डी भी आपका करेक्ट हो जाएगा। आंसर में कौन कौन होगा, A, C एंड D, पहला ही आपका आंसर है। सो आई होप कि आपको समझ में आएगा।